हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल अज़ीम और आप देख रहे हैं ASGI वर्ल्ड जीके, जिसमें हम आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे आपके बीए के जामिया मिल्लिया इस्लामिया, AMU, JNU और बहुत सारी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें उनको जीके की ज़रूरत होती है और बहुत सारी जीके की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिनको बोलते हैं बुनियादी हुकूक, ठीक है, एंड ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ, और ड्यूटीज़ एंड ज़िम्मेदारियाँ, ठीक है, बुनियादी हुकूक, मौलिक अधिकार और ठीक है उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ। तो यहाँ पर हम कुछ पार्ट लेकर आए हैं, जैसे पार्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंशाल्लाह एक वीडियो अभी फ़ौरन इसके बाद आएगी, आपके सामने डाल दी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब सिर्फ यही है कि नंबर 1 ये चीज़ बयान की है, नंबर 2 ये चीज़ बयान की है, नंबर 3 ये चीज़ बयान की है। और फिर इन नंबर को, जैसे 5 नंबर को कभी एक पार्ट में बयान कर दिया, उसको एक पार्ट बना दिया, ठीक है, कभी 10 नंबर का एक पार्ट बना दिया, आर्टिकल्स का एक पार्ट बना दिया, कभी 3 आर्टिकल्स का, कभी एक ही आर्टिकल का एक पार्ट बना दिया। तो उसमें क्या है, 5 पार्ट के बारे में हम जहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट हैं जो तादाद है उनकी कि 22 पार्ट हैं उसमें, ठीक है, अभी 25 हो गए हैं, बाकी इतने आर्टिकल हैं, अभी और बढ़ गए हैं, उतने शेड्यूल हैं, तो वो सारी इस्तिलाहात आप जानेंगे। तो यहाँ पर 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। ये कि हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें जानना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में हैं, कौन से पार्ट में है। टोटल 22 या 25 पार्ट हैं, 22 थे अब 25 हो गए हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में इन्होंने बयान की है यूनियन ऑन इट्स टेरिटरीज़ के बारे में, यूनियन के बारे में और इसकी टेरिटरीज़ के बारे में बात की है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इन्होंने सिटीजनशिप की बात की है कि कौन कौन नागरिक हो सकता है, कौन कौन नागरिक है। इसी तरीके से पार्ट 3 में इन्होंने बात की है फंडामेंटल राइट्स में। तो हमें पता चला कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी जो हुकूक हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो आपके हैं पार्ट 3 में, भाग 3 में, ठीक है। पार्ट 4 कहाँ है, पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट 4 के ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 में हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हैं आपकी पार्ट 4 के ए में, ठीक है। और पार्ट 5 में यूनियन के ताल्लुक से इन्होंने बयान किया है, पार्ट 5 में इन्होंने यूनियन के ताल्लुक से यहाँ पर बयान किया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें पता चला ऊपर कि फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक बनता है, पार्ट 3 कितना बनता है, पार्ट 3 जो शामिल है वो 12 से 35 से लेकर आर्टिकल 12, 13, 14, 15 से 35 तक जो आर्टिकल मौजूद हैं उन पे पार्ट 3 मौजूद है, ठीक है। उनको पार्ट 3 में समूहित किया गया है, सम्मिलित किया गया है, ठीक है। पार्ट 3 कहाँ से लेके कहाँ कर है, आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, बुनियादी हुकूक बोलते हैं, और इसी तरीके से इनको मौलिक अधिकार बोलते हैं। और वो 6 हैं जो ऊपर हम देखेंगे और यहाँ भी हमें देख रहे हैं। नंबर 1 होता है इक्वलिटी का, मुसावात का, बराबरी का, ठीक है, मुसावात का, बराबरी का, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। एक हक ये है, जैसे ऊपर आप देखना चाहें तो यहाँ पर दो हमने फ़ोटो लगा दिए हैं। नंबर 1 6 अधिकार होते हैं बड़े बड़े, राइट टू इक्वलिटी, मुसावात का, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई हमें इस्तेसाल नहीं कर सकता हमारा, ठीक है, कोई हमारा इस्तेसाल नहीं कर सकता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब की आज़ादी का। इसी तरीके से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी तालीमी और सकाफ़ती राइट्स होंगे, हम अपने कल्चर को, हमारा जो कल्चर होगा अपने धर्म के हिसाब से उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने तालीमी इदारे भी कायम कर सकते हैं और उनके लिए हम इंस्टीट्यूशन वगैरह आप ये सब कायम कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, ठीक है, कानूनी इलाज का, कानूनी प्रावधान रखा गया है कि अगर तुम्हें कोई जुल्म कर रहा है आपके ऊपर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके उसके खिलाफ अपनी बात को रखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है आपका, क्लियर है। तो इससे आप समझ जाएंगे, इन 6 को याद करना आपकी जिम्मेदारी है और यही आपका 6 यहाँ पर भी मौजूद है। अब हम नीचे हम क्या देखेंगे कि हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। पहली बात आपको याद करना है कहाँ है, पार्ट 3 में मौजूद हैं। और पार्ट 3 कितने पे मौजूद है, 12 से 35, और 12 से 35 पे ही आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और 6 फंडामेंटल राइट हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है कि इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है। तो इक्वलिटी जो है आपका 14 से 18 में है, यानी 5 में है, 14 से 18 है यानी 5 में है। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम आपका कितने में है, 4 में है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक जो है 19 से 22 में, 4 में। राइट टू एजुकेशन का राइट वो सिर्फ 1 में है, ठीक है, वो सिर्फ 21A में है। फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई हमारा इस्तेसाल नहीं कर सकता, कोई हम पे जुल्म ज़बरदस्ती करके हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता है, तो वो 23 से 24 तक है। फिर उसके बाद राइट, कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं
यानी कुछ आर्टिकल जो अहम है वो आपके सामने। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब की आज़ादी कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। मजहब की आज़ादी कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। इसी तरीके से कल्चरल, ये बीच में एक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, यही फ्रीडम के उसमें आ गया है, एजुकेशन मिलना ये फ्रीडम के उसमें आ गया है, ठीक है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसका मतलब मैंने बताया कि हम अपना कल्चरल प्रमोट कर सकते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन वगैरह, इदारे वगैरह कायम कर सकते हैं, अकलियात खासकर। तो ये क्या होगा? 29 से 30 तक है। ये कहाँ से है? 29 से 30 तक। तो ये आप आर्टिकल वगैरह याद कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 14 से 18 या कुछ था ऐसा कि वो किससे बात करता है। आपका क्वेश्चन एक इस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 32 में क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी हम कानून का सहारा ले सकते हैं अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हम अपने कानून का सहारा, संविधान का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, इसमें याद कर लेना आर्टिकल 3 में है, 12 से 35 तक है। फिर उसके बाद इक्वलिटी कहाँ है, फिर उसके बाद फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ है, फिर उसके बाद आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहाँ है, इसी तरीके से आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल वाला कहाँ पर है, इसी तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वाला कहाँ पर है, वो आपको याद करना है, ठीक है। आप बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि पार्ट 4 के ए में है, पार्ट 4 के ए में है। कभी कभी क्या होता है कि कई पार्टों के डबल भी कर दिए गए हैं। पार्ट 4 ए है, पार्ट 51 का भी हमें याद है कि पार्ट 51 ये है, पार्ट 51 कह रहा हूँ, ठीक है, पार्ट 51 तो है ही नहीं। तो पार्ट वगैरह कभी पार्ट के भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, जैसे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है ना आपकी क्लास में, इसी तरीके से ये मतलब है। तो पार्ट पहले वाले में सेक्शन ए में अलग बच्चे होंगे, दूसरे में अलग होंगे, ठीक है। तो पार्ट 4 का ए में अलग बच्चे हैं, 4 में अलग बच्चे हैं, ठीक है, अलग कानून है। तो पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज़, बुनियादी जिम्मेदारियां, जो हमारा कर्तव्य है एक सिटीजन का, एक नागरिक का, वो, और वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 में। तो पार्ट 4 ए याद करना है कि कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 ए में, और इसी तरीके से आर्टिकल 51 में है। तो यहाँ पर 11 ड्यूटियाँ बयान की गई हैं, 11 जिम्मेदारियाँ बयान की गई हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको आप एज अ सिटीजन भी याद देखेंगे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर नागरिक की, इंडियन के, भारत के हर नागरिक की, हिंदुस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी होगी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की फर्माबरदारी करना, ताबेदारी करना, रिस्पेक्ट इस आइडियल्स, इसके आइडियल्स की इज्जत करना, ठीक है। और इसके जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, आपका पार्लियामेंट और बहुत सारी चीज़ें। द नेशनल फ्लैग, जैसे नेशनल फ्लैग है, झंडे की आपको इज्जत करना है, उसका रिस्पेक्ट देना है। इसी तरीके से नेशनल एंथम जो है आपका, उसको भी आपको रिस्पेक्ट देना है। और नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट किस तरीके से है? जैसे कहा कि बगैर सरकारी इदारे के आप अपने घर पे नेशनल फ्लैग नहीं लगा सकते हैं, भारतीय झंडा नहीं लगा सकते हैं। इसी तरीके से नेशनल एंथम आपके सामने गाया जाए, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, तब आपको खड़ा होना है। ये कुछ रिस्पेक्ट हमें सिखाई गई हैं। फिर उसके बाद टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल। तो फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है, आज़ादी हिंद में जो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है, उसमें जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, जो काम किए हैं, तो उनको अपना उसवा मानना, ठीक है, उनको अपना आइडियल मानना और उनकी इज्जत और एहतराम वगैरह करना, ये चीज़ है। फिर उसके बाद टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है कि इंडिया मुक्तदिर है, ठीक है, इंडिया टॉप लेवल पे है, एज अ स्टेट इंडिया टॉप लेवल पे है और वो मुत्तहिद है। और इसी तरीके से वहाँ पर इंटेग्रिटी, ठीक है, एक दूसरे के अखलाक वगैरह, ये सारी चीज़ें, इंटीग्रिटी, ठीक है, एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत, उन सारी चीज़ों को कायम करना, उनकी हिफाजत करना एक सिटीजन की जिम्मेदारी होगी। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है, कंट्री का दिफा करना, देश का दिफा करना, और उसके लिए अपनी जान को, अपनी खिदमत को पेश करना जब उसकी ज़रूरत हो। अगर आपको आज पूछ लिया जाए कि आपको आर्मी में जाके हिस्सा लेना है, तो आपको वो काम करना होगा, ठीक है। टू प्रमोट हारमोनी, ठीक है, टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो यहाँ पर है कि आपको शांति का माहौल पैदा करना है, ठीक है, और इसी तरीके से भाईचारे का माहौल पैदा करना है तमाम लोगों के दरमियान, चाहे वो किसी भी मजहब से आते हों, किसी भी ज़ुबान बोलते हों, किसी भी इलाके से आते हों, या तमाम जो तनव्वुआत और तमाम जो डाइवर्सिटीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, उन तमाम के बावजूद आपको यहाँ पर शांति का माहौल पैदा करना है। इसी तरीके से आपको वुमेन की, औरत की इज्जत करना है,
6 पे है टू वैल्यू द एंड preserve द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिटिव कल्चर। तो हमारे कल्चर, हमारी सकाफत में जो हेरिटेज, जो सकाफत है, जैसे आपके हेरिटेज को समझा जाता है, ये सारी जो छोड़ गए हैं हमारे पहले के लोग छोड़ गए हैं, ठीक है, तो उनकी हिफाजत करना है, उनको अहमियत देना, उनकी वैल्यू करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। तो आपको जो इन्वायरमेंट, अपने देश का माहौल है, उसकी हिफाजत करना है अच्छे तरीके से, लेकिन आज कोई हिफाजत नहीं करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनाई हुई थी। जैसे हमें जंगलात की हिफाजत करना, जंगलात की कटाई नहीं करना, लेक्स की हिफाजत करना, उनको गंदा नहीं करना, रिवर्स को गंदा नहीं करना, वाइल्ड लाइफ को खराब नहीं करना है, ठीक है, जानवरों को परेशान नहीं करना है, जानवर खत्म होते जा रहे हैं। इसी तरीके से टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और आपको मोहब्बत आपके दरमियान होना चाहिए तमाम जो लोग इस दुनिया पे, इस धरती पे जीते हैं। इसी तरीके से टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है, तो आपको एक इल्मी माहौल आपके अंदर पैदा करना होगा, इंसानियत का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, कोई चीज़ आपको नहीं मालूम है कि हमें मालूम करना है, या और दूसरों को बताने का जज्बा भी अगर आपसे कोई मालूम कर रहा है तो वो आपके अंदर होना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस। इसी तरीके से आपको पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, मिल्कियातुल आम्मा जो, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है जो गवर्नमेंट की हुकूमत है, उनकी हिफाजत करना है, उनको बचाना है। इसी तरीके से आपको वायलेंस में बिल्कुल भी शिरकत नहीं करना है, ठीक है, हिंसा से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो आप जो भी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, आप एक वकील हैं, आप एक जज हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, जो भी हैं, आपको हर जगह पर एक्सीलेंसी को देखना है, ठीक है, कि आप टॉप पर जाएं, अपने आप को टॉप पर अगर आप अपने आप को बनाएंगे, आप बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, तो गोया कि आपका स्टेट इंडिया जो है खुद ही आपसे ऊपर चला जाएगा। एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, इसी तरीके से आपको जो कलेक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, आप एज अ क्लास कर रहे हैं, एज अ ग्रुप कर रहे हैं, एज अ ग्रुप, एज अ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, एज अ स्कूल कर रहे हैं, एज अ इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, उन तमाम में आपको क्या करना है, आपको उनमें भी एक्सीलेंसी लाना है, ताकि आपकी ग्रुप कलेक्टिव एक्टिविटी के जरिए भी देश के हित में जा सके। सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट, ताकि हमारा नेशन जो है ऊपर तक जा सके। यानी आपको पर्सनली तौर पे अपने आप को भी इतना काबिल बनाना है ताकि आपकी काबिलियत से स्टेट को फ़ायदा हो सके। हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द चेज में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6। तो अगर कोई आप, ये किसके लिए है, ये 11वें नंबर की ड्यूटीज़ किसकी है, जो पेरेंट है या गार्जियन है। पेरेंट मतलब जो वालिदैन है, उसी तरीके से गार्जियन जो वालिदैन तो नहीं है लेकिन चचा मामा वगैरह कभी उसके जिम्मेदार बन जाते हैं, सरपरस्त हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक तालीम दिलाएंगे। ये जिम्मेदारी बन रही है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर इन सबको आप निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन जज़ा।